हेलो एंड नमस्कार साथियों, जीत क्लासेज के इस ऑनलाइन और निःशुल्क प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। पिछली क्लास में हम लोग रेखाएं और कोण के बारे में विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं और बाकी कुछ टॉपिक रह गया, उस टॉपिक को अपन क्लियरली रूप से आज की क्लास में बिल्कुल समाप्त कर देंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो। आज मैं सबसे पहले ये बात बता रहा हूँ आप, क्योंकि सबसे पहले जब वीडियो नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले आप वीडियो को शेयर करो, उसके बाद ही खुद देखो। ये चीज़ करनी है। चलो आज की क्लास को बड़े ही बेहतर और शानदार तरीके से शुरू करते हैं। 6.3 है, 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। इधर देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है, कोई आकृति दे रखी है, उसमें से जो मिस एंगल है उनको अपन को क्या करना है, फाइंड करना है। इधर देखो, तो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक रूल्स आने चाहिए। बेसिक रूल्स क्या है, क्या एक तो एकांतर कोण वाला आना चाहिए, एक आना चाहिए हमें संगत कोण वाला। बाकी नॉर्मली रेखिक युग्म कोणों के बारे में, ट्राइंगल के कोणों के बारे में हमें परिचय होना चाहिए। क्लियर। इधर देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल जीरो लेवल से समझने का प्रयत्न करें। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के लाइक क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं कि आकृति 6.40 जो ये शेप दे रखी है ऊपर देखो बोर्ड पे, जिसमें एंगल x है वो 62 डिग्री का है, ये वाला एंगल है वो 62 डिग्री का है। और एक्स वाई जेड, कई बार ऐसा लिखा होता है कि एंगल एक्स वाई जेड, इसका मतलब है जो बीच में है, इसका मतलब है जो बीच में है उस कोण की बात कर रहा है। यानी एक्स वाई जेड में कोण वाई की बात कर रहा है, ये कंप्लीट नाम है इसका। तो कोण वाई क्या, देखो एक्स वाई और जेड, इसका मतलब ये पूरा एंगल है। क्लियर। आगे देखो, वाई और जेड ओ, वाई ओ और जेड ओ कर्म से ट्राइंगल एक्स वाई जेड के कोण एक्स वाई जेड और कोण एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है। अब देखो पहले तो ये वर्ड समझो कि समद्विभाजक होता क्या है। समद्विभाजक का मतलब होता है समान दो भागों में विभाजित करना, यानी समान दो भागों में बांटना। इसका मतलब ये होता है, जैसे कोई एक एंगल 90 डिग्री का है और उस एंगल के मैं अगर समद्विभाजित करूं, इस टाइप का कोई एंगल है, अगर 90 डिग्री का कोण ये है, अगर इस कोण का हमें बोल दे कि समद्विभाजन करो, तो अपन क्या करेंगे, इसको दो समान भागों में विभाजित कर देंगे। यानी कहने का मतलब है कि कोणों का समद्विभाजित करते हैं। तो कोणों का समद्विभाजित कैसे करते हैं, इस टाइप से करते हैं, फिर एक चाप इधर, एक चाप इधर से काटते हैं, फिर एक चाप इधर से, फिर बीच में से जो लाइन गुजरती है वो दोनों कोणों को बराबर भागों में डिवाइड कर देती है 45-45 के रूप में। इस टाइप से ध्यान रखना। इधर तो यानी कि इनके कहने का मतलब है कि ये वाला एंगल देखो, इधर समझ लो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर आएंगे। ये वाला एंगल ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों एंगल क्या आएंगे, बराबर। अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है तो ये भी 45 और ये भी 45 का आएगा। इधर भी सेम है। इधर देखो ये 54 है, इसका मतलब देखो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक दोनों 27 की सीरीज में होंगे। आगे देखो, तो ओ जेड वाई और वाई ओ जेड ज्ञात करना। ओ जेड वाई का मतलब जेड कहां, देखो ओ जेड वाई, इसका मतलब देखो मैं पेन चेंज करके आपको बता रहा हूं। ओ जेड का मतलब सिर्फ ये वाला एंगल निकालना है, सिर्फ ये वाला। ये जो नीचे शेप है ना, देखो ये वाली ट्राइंगल की शेप है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक तो ये वाला एंगल निकाला। यानी मैं नंबरिंग चेंज कर रहा हूं, यानी ओ जेड वाई को अब मैं एंगल ए से रिप्लेस करूंगा। ऊपर लिख देता हूं, यानी ओ, इससे देखो आपको क्वेश्चन को करने में सुविधा रहेगी। यानी अब मैं इसे एंगल एक से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और एक और कौन सा, देखो वाई ओ जेड, वाई ओ जेड, यानी देखो ये ओरिजिनल ये वाला एंगल, इसका नाम क्या है, इसका नाम मैं दे दूं दो, इसका नाम मैंने दे दिया एंगल 2। तो वाई ओ जेड, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करो, समझते जाओ बस, और कुछ नहीं करना। एंगल 2, देखो मैं अलग से एक ट्राइंगल ले रहा हूं, उसमें से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयत्न करूंगा। इधर देखो, पेन चेंज करके समझते हैं। ये वाला देखो, यानी हमारा मेन ट्राइंगल ये है। देखो इस टाइप का ट्राइंगल था कि नहीं था, बिल्कुल था। इधर एक्स था आपके, इधर वाई है और इधर जेड है। क्लियर, यहां तक किसी को डाउट? नो डाउट। अब देखो
ये वाला पूरा वाई है, यानी एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड कहां दे रखा है, ये वाला, ये है आपके 54, कितना है 54। अब देखो 54 तो है, लेकिन यहां से एक लाइन गुजर रही है, वो इसको क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है, दो बराबर भागों में बांट रही है, यानी 54 के दो बराबर भाग हो रहे हैं, यानी 54 को मैं अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे ईच एंगल 27 डिग्री का प्राप्त होगा, तो मुझे ईच एंगल 27 डिग्री का प्राप्त होगा। तो मैं अब इस लाइन को हटा दूं, अब मैं इस लाइन को हटा दूं, देखो लाइन हटा रहे हैं, ये हट गई, तो देखो ये पूरा है 54, क्लियर। अब देखो मैं निचले वाला पूरा ट्राइंगल बना रहा हूं, ओ जेड वाई, एक छोटा ट्राइंगल हमारे पास है ओ जेड वाई, देखो ओ इधर है वाई, या इधर जेड, ओ वाई जेड बोल दो या ओ जेड वाई बोलो, दोनों बात सेम ही है। अब मुझे बताओ ये पूरा 54 है, ये पूरा 54 है, अगर 54 को मैं 2 से डिवाइड कर दूं, यानी समद्विभाजित करना है, तो ईच एंगल 27 डिग्री का आएगा, तो इधर वाला भी 27 और ऊपर वाला भी 27, तो ये वाला मेरा एंगल आ गया 27। आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, एक तो एंगल 1 फाइंड करना है और एक एंगल 2 फाइंड करना है। अब देखो अगर मुझे 2 और 1 में से कोई एक कोण प्राप्त हो जाए तो दूसरे वाले एंगल को निकालने में मुझे कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो आप देखो बड़े वाले ट्राइंगल को देखो, बड़े वाले ट्राइंगल में ऊपर देखो 62 डिग्री है, यानी ऊपर 62 डिग्री का एंगल है, इधर 54 है। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण दिए हुए हैं और तीसरा कोण आपको ज्ञात करना है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों के योग वाला आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या होता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, यानी कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। इधर एंगल 3 टाइप से मैं बिल्कुल आपको विस्तृत रूप से बताता हूं, एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल जेड इज इक्वल टू 180, क्लियर। अब देखो दो एंगल हमें दे रखे हैं, एक है 62 डिग्री और एक है आपका 54, और एंगल जेड मुझे फाइंड करना है। क्यों करना है कि अगर मुझे एंगल पूरा जेड मिल जाएगा, उसको मैं डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, जो भी एंगल मुझे प्राप्त होगा डिवाइड बाय 2 करने के बाद वो मेरा एंगल 1 का काम करेगा, वो मेरा एंगल 1 का काम करेगा। इधर देखो बराबर 180। अब देखो एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, या तो दोनों को इधर ही प्लस कर दो, उधर ट्रांसफर कर दो, या फिर दोनों को माइनस में भेज दो फिर माइनस कर दो, तो दोनों को यहीं प्लस कर दो। देखो 4 और 5 6, तो इधर आ जाएगा माइनस का 6 और 5 और इधर आएगा 116 डिग्री, ये है डिग्री का साइन। अब देखो 180 में से 116 माइनस कर दो, 180 में से 100 निकाल दो, पीछे बचेंगे 80, 80 में से 10 कर दो 70, 70 में से 6 निकाल दो, पीछे बचेंगे आपके 64, यानी एंगल जेड आपके हैं वो 64 डिग्री का आ गया। अब देखो अगली बात क्या होगी, इसका क्या करना है, समद्विभाजित करना है, तो समद्विभाजित करने का मतलब 64/2 करना है, इसका मतलब 32 डिग्री, ये वाला एंगल मेरा आ जाएगा एंगल 1, कहने का मतलब एंगल है अब मेरा 32 डिग्री का काम करेगा, ठीक है। अब देखो कहने का मतलब है कि ओ जेड वाई मैंने प्राप्त कर लिया है, ओ जेड वाई का मतलब एंगल 1, एंगल 1 का मतलब मेरा है 32 डिग्री से है, यानी ये वाला एंगल मेरा आ गया 32 डिग्री। अब ऊपर वाला एंगल निकालना, वही सेम फॉर्मेट। देखो अगर किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल दिए हुए हैं और तीसरा एंगल ज्ञात करना है, तो वही तीनों कोणों के अंत्य वाला कॉन्सेप्ट लगाना। देखो 27 में डायरेक्ट लिख रहा हूं 32 प्लस जेड, जेड या इधर दो वाला एंगल है ना, तो एंगल 2 बोल दो, इज इक्वल टू 180। सेम प्रोसेस है, एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, माइनस कर दो। अब क्या करना, इन दोनों का प्लस, 7 और 2 होते हैं 9, मैं इधर भी भेज रहा हूं और दोनों को प्लस भी कर रहा हूं, देखो दोनों काम साथ साथ कर रहा हूं, और 2 और 3 कितने होते हैं 5, माइनस कर दो भाई, आपका फाइनल रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। यानी देखो 180 में से 59 निकालना है, यानी 100 तो अपन का बचेगा ही बचेगा। अब देखो 10 में से 9 गया, पीछे बचा 1, इधर बचे 7, 121 डिग्री, कितना आया 121 डिग्री, यानी ये वाला एंगल आपके आ गया 121 डिग्री। अब देखो अगर आपको चेक करना कि हमारा उत्तर सही है या गलत है, तो तीनों को प्लस कर दो, तीनों अंत्य कोणों को प्लस कर दो। अगर आपका 180 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब बिल्कुल सही है, वरना गलत है।
और बिल्कुल 180 डिग्री आ जाएगा। देखो 7 और 2 9 होते हैं और A1 10, इसका मतलब 0 आ रहा है, इसका मतलब 100% 180 डिग्री होगा। बस इस टाइप से निकालना। अब आगे देखो 2 क्वेश्चन और हैं, पहले मैं इस लैंग्वेज को रब कर देता हूं। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, विद इन सेकेंड में भी कर सकते हैं। मैंने तो क्या समझाया तो थोड़ा बड़ा हो गया क्वेश्चन, बाकी आप डायरेक्टली कर सकते हैं, इतनी लैंग्वेज लिखने की आपको जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको कंपटीशन लेवल के एग्जाम को फाइट करना बस। अगला देखो नए पेन से, ब्लैक पेन से समझो। देखो आकृति दे रखी है 6.41, ये वाली शेप है देखो। यानी मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरी रेखा कट करती है तो तिरी रेखा के विपरीत और बनने वाले कोण एकांतर कोण और एक तरफ बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं? संगत कोण कहलाते हैं। क्लियर? आगे बढ़ो। इधर देखो 2 समांतर लाइनें हैं, वैसे प्रश्न हमें परिचित करा रहा है, यानी परिचय करा रहा है कि ए बी पैरेलल देन डी, यानी इसका मतलब होता है समांतर। ये किसका साइन होता है? समानांतर। समांतर बोल दो आप, कैसे पैरेलल बोल दो इंग्लिश में, कि ए बी पैरेलल देन किसके हैं? डी के, यानी ये दोनों लाइनें आपस में क्या है? समांतर है। तो जब 2 लाइनें ये समांतर है तो ये डायरेक्टली हमको पता है कि तिरी रेखा का काम करेगी। क्लियर? एंगल बी ए सी, यानी ये वाला एंगल अगर आपका 35 है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, और एंगल सी डी ई यानी ये 53 है, तो डी देखो मेन मुद्दे पे बात करनी है, ज्ञात क्या चीज करनी है, यानी आपको चीज ज्ञात क्या करनी है उस पे बात करनी है, बाकी चीजों को आप इग्नोर करते जाओ बस। कि एंगल डी सी ई ये पकड़ो, देखो डी सी ई कहां है? देखो डी सी ई, इसका मतलब ये वाला एंगल। मैं डायरेक्ट इस एंगल पे तो नहीं जा सकता, लेकिन कुछ एंगलों की सहायता से इस एंगल पर जरूर आ सकता हूं। देखो अगर ये दोनों समांतर लाइनें हैं, पेन चेंज करो, देखो अगर ये दोनों लाइनें समांतर हैं तो ये तिर्यक रेखा। क्लियर? तो मैंने एक चीज बताई, जब 2 समांतर लाइनों को एक तिर्यक रेखा कट करती है तो तिर्यक रेखा के विपरीत और बनने वाले कोण आपस में क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण। और एकांतर कोण हमेशा इस दुनिया में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये 35 है तो ये भी कितना आएगा? 35 डिग्री ही आएगा आपका। क्लियर? अब मुझे बताओ, ये कोण आपको ज्ञात करना है, ये दोनों कोण दे रखे हैं, तो डायरेक्ट क्या करना है? 180 डिग्री माइनस इन दोनों का प्लस कर दो। देखो 5 और 3 8, और इधर भी 8 हो जाएगा, दोनों 8। 180 डिग्री में से आप 88 को माइनस कर दो, आपका फाइनल रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। आगे देखो तीसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या? देखो चौथा बिल्कुल नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके रीट में आते हैं, एलडीसी में अभी आते हैं। बहुत सी ऐसी राजस्थान गवर्नमेंट की जो आरएमएसएसबी एग्जाम्स कराती है उसमें 100% ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब तो बस आनंद लेते रहो क्लास का। आगे देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो है क्या कि आकृति दे रखी है, कोई ये शेप है, देखो इस शेप में क्या एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है। आगे देखो रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यानी कट करती है। क्लियर? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में किस बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है? टी बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है, यानी प्रतिच्छेद करती है। अब देखो एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 40 डिग्री। पी आर टी कहां? ये है, सबको पता है, मैं डायरेक्टली रीड कर रहा हूं इसको। एंगल आर पी टी कहां? देखो आर पी टी आपके हैं 95 ऊपर ही है, और एंगल टी एस क्यू देखो 75। ज्ञात क्या करना है, यानी मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि आपको एंगल एस क्यू टी की वैल्यू फाइंड करनी है। एस क्यू टी है कहां? देखो एस क्यू टी ये रहा, एस क्यू टी हमारा ये रहा, इसको मैं एंगल 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए, यानी ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए इस एंगल की जरूरत पड़ेगी, इस एंगल की जरूरत पड़ेगी। तो इस एंगल के लिए हम जाएंगे इधर वाले ट्राइंगल पे, और इधर वाले ट्राइंगल में अपन क्या करेंगे? इन दोनों का प्लस 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे, तो मुझे श्योरली ये वाला एंगल प्राप्त हो जाएगा। जब ये वाला एंगल प्राप्त हो जाएगा तो इधर वाला एंगल इसके बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि सम्मुकोण शीर्षाभिमुख आपस में क्या होते हैं? बराबर। जब ये वाला एंगल मुझे प्राप्त हो जाएगा तो इन दोनों एंगलों के प्लस में से मैं 180 डिग्री को इन दोनों एंगलों का प्लस माइनस कर दूंगा, तो मुझे फाइनल एंगल 1 यानी एंगल एस क्यू टी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। देखो
अब डायरेक्ट कर लो 95 और 40 कितने होते हैं, देखो 5 इसमें ऐड कर दो 100 यानी 135 होते हैं। 180 डिग्री में से आप डायरेक्ट 135 माइनस कर दो। 10 में से 5 पीछे बचा 5, इधर 7 में से 3 पीछे बचा 4 और 1 में से 1 गया पीछे बचा 0। इसका मतलब ये वाला एंगल मेरा आएगा 45 डिग्री, ये वाला 45। तो इधर वाला एंगल को मैं इस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये भी मेरा 45 है यानी अंदर वाला एंगल, और ये 45 ये 75, तो ये वाला निकालना है। तो एंगल ए प्लस 45 प्लस 75 इज इक्वल टू 180। इन दोनों का प्लस कर दो और उधर ट्रांसफर कर दो। 180 तो है ही है, देखो समीकरणों में पक्षांतर के बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। 45 और 75 देखो 5 इधर ऐड कर दो 80 120 इधर आ जाएगा माइनस का 120 और आपको श्योर एंगल एक प्राप्त हो जाएगा 60 डिग्री का। क्लियर, ये वाला एंगल हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मुद्दे वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर, इधर देखो, इधर देखो, देखो इस टाइप की स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही होगी कि यदि पी क्यू लंब है, इसका मतलब उल्टा टी का मतलब होता है लंब। ठीक है, पी क्यू लंब है पी एस पी। पी क्यू कहां, देखो पी क्यू ये रहा, यानी ये वाली लाइन किस पे लंब है, इस पे है। तो अपन को पता है लंब किस पे डाला जाता है, 90 डिग्री के एंगल पर ही डाला जाता है। तो ये साइन का मतलब ही 90 डिग्री होता है और इस वैसे लंब से भी हमें पता चल जाता है ये 90 डिग्री का। क्लियर, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री, इधर लपड़ा खत्म, आगे बढ़ो। और पी क्यू और एस आर दोनों पैरेलल भी है, ये भी चीज साथ में दे रखा है कि पी क्यू और निचले वाली लाइन एस आर कितनी भी हो सकती है, आगे बढ़ा सकते हैं किसी लाइन को। रेखा का मतलब भी होता है दोनों सिरों को अनंत लंबाई तक बढ़ा सकते हैं, तो इसमें कोई डाउट है नहीं ऐसा। तो ये दोनों लाइनें समांतर हैं, तो अपन के लिए ये तिर्क रेखा का काम करेगी। बिल्कुल सही बात है, जब दो लाइनें समांतर होती थी ऑटोमेटिक वो तिर्क। छोटी क्लासों में क्या होता है, किसी चीज को प्रूव डायरेक्ट करना होता है। बोल दिया हमें कि दो लाइनें आपस में समांतर है, तो अंदर कोई लाइन कट करती हुई जाती है, तो उसका मतलब डायरेक्टली होता है कि वो तिर्क रेखा का काम ही करेगी। अगर कोई लाइन तिर्क रेखा तब होगी जब वो अंदर उसके दो समांतर लाइन है। क्लियर, आगे देखो, ये वाला एंगल दे रखा है एस क्यू आर और क्यू आर टी भी दे रखा है 65 डिग्री। अपन को मेन बात करनी है एंगल एक्स और एंगल वाई पे, एंगल एक्स और एंगल वाई पे। अब देखो पहले तो यही देखना कि एंगल एक्स और एंगल वाई रहते कहां, देखो इधर वाले ट्राइंगल में रहते। किस ट्राइंगल में, यानी त्रिभुज कैसे भी दे दो, पी क्यू एस दे दो, पी क्यू एस में रहते हैं। यानी ये वाला ट्राइंगल आपका एक्स और वाई का है। क्लियर, अब देखो कुछ अलग करते हैं। अब करना क्या, देखो अगर मुझे एक एक्स कोण प्राप्त हो जाए या मुझे कोण वाई प्राप्त हो जाए, दोनों में से कोई एक कोण, अगर मुझे कोण एक्स या वाई प्राप्त हो जाए तो मुझे एक कोण प्राप्त हो जाए। अगर वाई प्राप्त हो जाए तो मैं एक्स निकाल सकता हूं, मुझे एक्स प्राप्त हो जाए तो मैं वाई निकाल सकता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको करना क्या, सुविधा किस में रहती है निकालने में, देखो मुझे तो सुविधा इधर रहती है, क्योंकि देखो ये दोनों समांतर लाइनें हैं। क्लियर है, इस लाइन को इधर आगे बढ़ा दो, तो जब दो समांतर लाइनें होती है तो ये मेरी तिर्क लाइन है। बिल्कुल सही बात है, तो तिर्क लाइन है तो ये वाला एंगल पूरा इस एंगल के बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है, किस बेस पे होगा, एकांतर कोण वाले बेस पे होगा। तो लिखो कि इस एंगल का मतलब है x और x प्लस 28, इस एंगल का मतलब है x प्लस 28, यानी इस पूरा दोनों का योग किसके बराबर है, 65 के बराबर है। किस बेस पे है, आप आगे लिख सकते हो एकांतर कोण वाले बेस पे बराबर है। आप ऐसे करो, x की वैल्यू यहां से निकाल लो, क्या आ जाएगा 65 में से 28 निकाल लो, 15 में से 8 पीछे बचा 7, इधर बचाएगा 5, 5 में से 2 गया पीछे बचा 3, यानी 37 डिग्री। तो मुझे बहुत ही आसानी से एंगल x प्राप्त हो जाएगा। एंगल x मेरा है 37 डिग्री। अब तो मुझे कोई तकलीफ है भी नहीं, क्योंकि ये वाला मुझे प्राप्त हो गया, तो y को निकालने में तो कोई दिक्कत आएगी भी नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों अंत्य कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो दोनों का प्लस किसमें से माइनस कर दो, यानी अपन काम कर रहे हैं एंगल वाई को निकालने के लिए। 180 डिग्री माइनस इन दोनों को प्लस करो, देखो 7 का 7 और 9 और 3 होते हैं हमेशा 12। क्लियर, इधर देखो।
अब करना क्या, 180 में से 127 को आप माइनस कर दो, 180 में से 127, देखो 10 में से 7 गया, पीछे बचा 3, क्लियर, इधर डिग्री लगा दो, इधर 7, 7 में से 2, पीछे बचा 5 और उधर तो 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 53। बहुत एंगल मुझे प्राप्त हो गए हैं, एक है मेरा 53 y वाला और x वाला है मेरा 37। देखो आगे कोई क्वेश्चन है तो और सॉल्व करते हैं। चलो भाई ये तो कंप्लीट हो गई, आगे बढ़ते हैं। 6.2 के क्वेश्चन अब करते हैं। देखो 6.2 तो शायद हमने कर ली है, आगे बढ़ो। देखो बताया ना मैंने पिछली क्लास में, एक बार फटाफट देख लो आप रिवीजन के तौर पर। x और y निकालना है, यानी x और y निकालना आपको अगर, और ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है, ये वाली पैरेलल है तो ये तेरी रेखा है, क्लियर, फटाफट देख लो। ये वाला 50 डिग्री है, x और y निकालना, x कहां, देखो इधर है। अब दो तरीके से कर सकते हैं, इधर देखो ये वाला 50 तो ये वाला 50, क्यों भाई, क्योंकि दो लाइनें जब आपस में कट करती है तो उसके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, क्यों होते हैं, शीर्ष विमुख कोण के बेस पे होते हैं, क्लियर। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, रेखिक कोण वाला युग्म अब काम कहां आएगा, रेखिक कोण वाला युग्म अब कहां काम आएगा, इधर देखो। जब भी ऐसी कंडीशन हो, कोई लाइन अंदर से गुजर रही हो किसी समांतर लाइन से, या इस टाइप से कोई लाइन नीचे जा रही हो, तो इसका मतलब हमेशा 180 डिग्री होता है। इस लाइन का मतलब, स्ट्रेट एंगल का मतलब 180 डिग्री होता है। और ऊपर एक कोण आपको अगर दिया हुआ है 30 डिग्री, तो इधर वाला कोण निकालने में आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। क्या करना, 180 डिग्री माइनस 30 कर दो, 150 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 150 डिग्री। आगे बढ़ो, देखो सेम काम यह करना, क्योंकि अपन को कोई रिटर्न एग्जाम देना नहीं, डायरेक्टली आंसर बताना है। तो इधर देखो ये 50 तो ये 50, अब x निकालना है तो ये पूरी लाइन 180 की होती है, ये 150, ये ओनली 50 का है तो ये 130 डिग्री, क्लियर। 180 डिग्री वाला ये वाला है ना, इस टाइप से देखो। इधर देखो ये 130 है, इधर भी सेम प्रोसेस है। अगर मैं ऊपर वाली पूरी शेप को भूल रहा हूं, ऊपर वाली पूरी शेप को भूल रहा हूं, तो नीचे वाली शेप में देखो दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है, ये 130 डिग्री है, तो इधर वाला क्या होगा, दोनों बराबर होंगे, शीर्ष विमुख कोण होगा, तो y इज इक्वल टू डायरेक्ट 130 डिग्री, क्लियर। बस नॉर्मल सी बात है। आगे देखो, रेशियो वाला बता दिया मैंने आपको, थोड़ा टफ है, देख लेते हैं। 6.1 की हमने, 6.2 नहीं की। इधर देखो, जब भी मैंने आपको बताया कि रेशियो है तो उसको आप x की फॉर्म में मान लेना, कि y का मतलब है 3x और z का मतलब है 7x, क्लियर, कोई डाउट, नो डाउट। आगे बढ़ो, ये वाला एंगल मेरा 3x है, ये वाला एंगल मेरा, देखो मेरे दिमाग में हजारों आइडिया आ रहे हैं इसको सॉल्व करने में। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग यूज कर लोगे ना, तो पर्सन को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर देखो मैं सिर्फ इतनी सी शेप में आपके सामने लगा रहा हूं, देखो इधर देखो, दो समांतर लाइनें, मैं यहां तक ही अगर तिर्यक रेखा का निर्माण करूं, अगर मैं यहां तक ही तिर्यक रेखा का निर्माण करूं, तो इधर वाला मेरा एंगल x रहता है, इधर वाला मेरा y रहता है, क्लियर। दोनों का रेशियो दे रखा है, इसका मतलब मेरा y को मैं 3x से और z को मैं 7x से रिप्रेजेंट करूंगा। अब देखो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया और आप भी सोच रहे होंगे कि अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री, अब काम कहां आएगा, तो अब यहां काम आएगा। कैसे आएगा, कि इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, बिल्कुल सही बात है। तो मेरा y 3x है और z मेरा 7x है, इधर xy है क्या, चलो छोड़ दो xy है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, वैसे आप याद कर सकते हैं। अगर yz होता तो फायदा उठा लेते, बाद में कर लेंगे। आगे देखो, अपन को एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है। अब सर कोई एंगल दे ही नहीं रखा है तो क्या करेंगे, अगर कोई एंगल आपको दे ही नहीं रखा है तो फिर क्या करेंगे, इधर देखो वही कॉन्सेप्ट लगाओ। अगर ये वाला एंगल जेड है, नहीं ये वाला एंगल अगर वाई है तो ये वाला भी वाई होगा, क्यों, जो वाई का मान होगा वही इधर है, क्योंकि ये भी समूह कोण का कंसेप्ट है, क्लियर है। आगे बढ़ो, देखो वाई प्लस जेड का मान देखो, अब चीज यूज आ रही है, अब चीज यूज आ रही है। देखो यानी इन दोनों एंगलों का मतलब क्या होता है, देखो ये दोनों समांतर लाइनें भी है, क्लियर है, ये तिर्यक रेखा भी है, तिर्यक रेखा के एक साइड अंत्य कोण होते हैं, बिल्कुल है, y और z दोनों भी है, दोनों भी है, दोनों का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 3x है, क्लियर, और z की वैल्यू क्या है, 7x है, कितनी है, 7x है। दोनों का प्लस कितना होता है, 180 डिग्री होता है। किस बेस पे होता है, अंत्य कोणों के योग वाले बेस पे अपन इस चीज को बोल सकते हैं।
दोनों का प्लस करने पर कितना आता है 10x आता है। इधर क्या आएगा 180 डिग्री। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 18 डिग्री। कितना आ जाएगा 18 डिग्री। क्या ये उत्तर सही है? नहीं, अभी हम y और z की वैल्यू निकालेंगे। अभी हम y और z की वैल्यू निकालेंगे। इधर देखो, तो y इज इक्वल टू 3x था हमारा, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 18 डिग्री। तो 18 की टेबल 3 बार आप बोल दो तो 54 आते हैं। कितने आते हैं 54। आगे बढ़ो, z वाला निकालो 7x, तो 7 इंटू 18 मल्टीप्लाई करवा दो, 8 7 56, पीछे बचे 5 और एक को 7 7 और 5 12 यानी 126 डिग्री। कितने आ जाएंगे 126 डिग्री। अब देखो दोनों एंगल हमारे पास हैं, अपन को एक दो चीजें तो प्राप्त हो गई। अपन को बोल रहा है, अच्छा कौन x के बारे में ही बोल रहा है, y और z हमारे पास हैं, तो x तक जाने के लिए क्या करेंगे। देखो ये y है कितना है हमारा 54 है, तो ये वाला भी कितना होगा 54। अब देखो ये कॉन्सेप्ट अंत्य कोण वाला इधर लगा दो, ये कोण और ये कोण दोनों का प्लस कितना होता है, इन दोनों कोणों का प्लस कितना होता है, यानी x प्लस 54 इज इक्वल टू आपके आएगा 180 डिग्री। क्लियर, x इज इक्वल टू 180 माइनस 54 कर दो, आपका फाइनल उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा, यानी 126 इज दिस करेक्ट आंसर। क्लियर, आगे देखो 6.1 कर ली हमने। क्लियर, आगे देखो। अब देखो नए पेज पे अपन बात करते हैं, नए पेज पे बात कर कि रेखाएं और कोण हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। कोणों के बारे में भी आपको मैंने अच्छी तरीके से बता दिया है कि कोण क्या होते हैं, जैसे एकांतर कोण, सम्मुख कोण, आसन कोण, रेखिक युग्म कोण, अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण, वर्ध कोण, सारी चीजों के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया। एक अलग होता है, जैसे ट्राइंगल को बांटने का कुछ क्रम होता है भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर, तो कोणों के आधार पर हमने पढ़ लिया। एक आपके सिलेबस में एक चीज और है, क्या है, वक्र क्या होते हैं, सरल और बंद वक्र, सरल और बंद वक्र। देखो कोई भी मैं अगर गोल घेरा बना रहा हूं और उसको मैं बंद कर दूं, ये कैसा वक्र हो गया, बंद वक्र हो गया। और वक्र रेखा किसे कहते हैं, 5वीं क्लास 6ठी क्लास में पढ़ते हैं, टेढ़ी मेढ़ी रेखा को क्या कहते हैं, वक्र रेखा बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इधर, तो आपके सिलेबस में दो दे रखे हैं, वक्र के बारे में जिक्र कर रखा है। वक्र का मतलब होता है, वैसे वक्र का मतलब ग्राफ ही होता है, कर्व होता है, इंग्लिश में इसका वर्जन कर्व होता है। टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। समांतर रेखा किसे कहते हैं, नहीं ओनली सरल रेखा किसे कहते हैं, सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं, बस। और क्या करें, कुछ चीजें मैं आपको और बताता हूं एंगल्स के बारे में, जैसे आसन कोण के युग्म बनाने, कई बार क्या आते हैं आसन कोण वाले युग्म के क्वेश्चन आते हैं। जैसे आसन कोण की डेफिनेशन क्या बताई कि दो कोण ऐसे कोण जिनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो और एक उभयनिष्ठ भुजा हो, दोनों कोण ऐसे कोण आपस में आसन कोण कहलाएंगे, जिसमें कम से कम एक उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए और एक उभयनिष्ठ रेखा या किरण होनी चाहिए। देखो मेरी किरण है इधर ओपी, इसको मैं दे रहा हूं क्यू और इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं आर से। अगर ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, आसन कोण। आसन कोण हमेशा बराबर होते हैं, आसन कोण ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आसन कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इधर तो लिखने का प्रोसेस क्या रहेगा कि एंगल देखो पी ओ को बीच में लेना है कि पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू इक्वल देन किसके होगा, पी ओ आर के, पी ओ आर के। बाकी मैं और चीजें बता दूं आपको, इधर देखो इन चीजों को पहले रब करते हैं। आसन कोण के बारे में सबको पता है, बाकी समूह कोण भी होता है। समूह कोण क्या होता है, जैसे भी कोई इस टाइप से लेते हैं, इधर देखो समूह कोण क्या होते हैं, जैसे चतुर्भुज ले लेते हैं, समांतर चतुर्भुज में समूह कोण वाला कॉन्सेप्ट आता है। ये वाली कोई शेप है, इस शेप का नाम हम मन से ही दे रहे हैं ABCD, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होते हैं, किस बेस पे होते हैं, समूह कोण वाले बेस पे होते हैं। यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, B इज इक्वल टू एंगल D। क्यों होते हैं कि समूह कोण आपस में बराबर होते हैं। ये वाला 70 डिग्री है
तो उधर वाला एंगल डी ऑटोमेटिकली 70 डिग्री का आएगा। क्यों भाई? समकोण। अब मुझे कोई बता सकता है कि एंगल सी और ए के बारे में आप क्या कह सकते हैं? क्या इसका मान ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। किस बेस पे कर सकते हैं? हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना? नहीं, 360 डिग्री होता है। त्रिभुज का 180 होता है, तो 360 होता है, तो समूह कोण बराबर होते हैं। पहले तो इन दोनों कोणों को प्लस कर दो। 70 और 70 कितना होता है? 70 और 70 आपके हो जाएगा 140 डिग्री। कितना हो जाएगा? तो आपको 360 में से 140 को माइनस करना है। क्या करना है? 360 डिग्री माइनस, डायरेक्टली मैं ऐसे ही कर रहा हूं, माइनस कर दो, पीछे बचेगा 2 और इधर बचेगा 2। मेरे पास कुल मिला के दोनों कोणों का प्लस आ गया, दोनों कोणों का प्लस आ गया। कितना आया? 220 डिग्री आया। यानी इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का दोनों का प्लस कितना है? 220 डिग्री। अब मुझे दो बराबर भागों में बांटना है, तो डिवाइड बाई 2 कर दूंगा, यानी डिवाइड बाई 2 कर दो तो 110 डिग्री के ईच एंगल आ जाएंगे। क्लियर? इस टाइप से आपको मिस कोण को क्या करना है? फाइंड करना है। और देखो नई चीज, इधर देखो नई स्लाइड पे। अब मैं कुछ चीजें आपको शॉर्टकट तरीके से बता दूं। जैसे एक ट्राइंगल होता है, एक चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज में कई टाइप होते हैं, समान चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, समकोण, सम चतुर्भुज आ गया। जैसे मैं नाम दे देता हूं, सम चतुर्भुज आ गया। क्लियर? समांतर चतुर्भुज आ गया, समांतर चतुर्भुज। ट्राइंगल के बारे में सबको पता है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, 3 कोण होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं। यह चीज आपको क्लियर ध्यान रखना है। और एक होता है आपके समलंब। देखो कई बार डायरेक्टली ऐसे फॉर्मूले पूछ लिए थे। समलंब चतुर्भुज, आपको शेप के बारे में पता होना चाहिए। समांतर, समांतर लिख दिया मैंने, इधर देखो। और एक ओनली चतुर्भुज होता है, एक ओनली मैं आगे लिख रहा हूं चतुर्भुज। रब कर देते हैं इसको पहले। इधर देखो चतुर्भुज क्या होता है, सबके एक एक फॉर्मूला बताऊंगा, उसके बाद में फ्री कर दूंगा आपको बिल्कुल। इधर देखो चतुर्भुज, ये बी कलर चेंज। इधर देखो चतुर्भुज। क्लियर? साधारण तौर पर आपको अगर पूछ लिया जाए कि चतुर्भुज क्या होता है, तो अपन सामान्यतः परिभाषा क्या देते हैं? त्रिभुज की क्या देते हैं? कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को, यानी आकृति वापस बंद होनी चाहिए। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। तो चतुर्भुज को क्या देंगे? 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। बस, और क्या। चतुर्भुज की डेफिनेशन के बारे में आपको पता है। चतुर्भुज में एक फॉर्मूला होता है, वो आपको ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट चतुर्भुज में क्या करता है? साइड दे देते हैं और एक विकिरण दे देते हैं, या साइड नहीं देते हैं, विकिरण दे देते हैं। दोनों में से एक चीज मिस करके आपको फॉर्मूला का सॉल्यूशन पूछ लिया जाता है। चतुर्भुज की शेप कैसी होती है? चतुर्भुज की शेप होती है, 4 भुजाएं होती है और चाहे आपस में बंद होती है। ए बी सी डी दे दिया मैंने। क्लियर? और चतुर्भुज में विकिरण कितने होते हैं? चाहे आयत में पूछो, चाहे वर्ग में पूछो, चाहे चतुर्भुज में पूछो, सब में विकिरण कितने कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। विकिरण किसे कहते हैं? अब बताओ। विकिरण चतुर्भुज के शीर्षों को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है? यानी कोई भी 2 शीर्षों को आपस में मिलाने वाली रेखा, साधारण तौर पर देखा जाए तो कोई भी 2 शीर्षों को आपस में मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? विकिरण कहलाती है। क्लियर? तो 4 शीर्ष होते हैं, 2 ही विकिरण होंगे। क्लियर? इधर देखो, अब इसका फॉर्मूला होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? कि क्षेत्रफल यानी एरिया इज इक्वल टू, क्षेत्रफल को अपन एरिया ही बोलते हैं, एरिया इज इक्वल टू 1/2। यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकिरण। देखो ध्यान से सुनना, मैं फॉर्मूले से आपको फॉर्मूला आपको सिर्फ शेप से बता दूंगा कि 1/2 इंटू विकिरण पर डाले गए लंबों का योग। अब ये लंब क्या होते हैं? इधर देखो, जैसे आकृति ऐसी है, ये एक विकिरण है और यहां से मैं अगर कोई एक लंब ड्रॉ करता हूं, यहां से भी सिर से मैं लंब ड्रॉ करता हूं। लंब का मतलब इधर 90 डिग्री का एंगल इस विकिरण पे डालना है, इस पे भी 90 डिग्री का एंगल डालना है। वापिस वही नाम दे दो, ए बी सी डी। देखो याद करने का तरीका है, 1/2 तो आपको याद करना ही करना है। 1/2 इंटू विकिरण, ये विकिरण है तो इधर लिख दो डायनेगल, यानी विकिरण लिख दो आप। विकिरण इंटू अगला क्या? विकिरण पर डाले गए लंबों का योग। ये विकिरण है और इस पे ये लंब डाल रहे हैं, ये भी लंब डाल रहे हैं, तो 1/2 इंटू विकिरण पर डाले गए लंबों का योग। क्योंकि 2 लंब डाल रहे हैं तो लंबों का योग इस टाइप से लिखना है, लंबों का योग। क्लियर? अगला देखो,
सेकंड फॉर्मूला आपके हैं समचतुर्भुज का। समचतुर्भुज का क्या होता है, एरिया ऑफ समचतुर्भुज यानी एरिया ऑफ रोम्बस। समचतुर्भुज क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं। एरिया ऑफ समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। देखो समचतुर्भुज आपने ताश खेले होंगे तो ईंट का पत्ता होता है ना, वो समचतुर्भुज की आकृति होती है। ईंट का पत्ता आपके समचतुर्भुज की आकृति का सबसे अच्छा उदाहरण है। इधर देखो, मुझे बता सकते हो आप क्या समचतुर्भुज में चारों भुजाएं समान होती है। बिल्कुल चारों भुजाएं समान होती हैं। समचतुर्भुज वर्ग से रिलेटेड होता है, वर्ग में चारों भुजाएं समान, समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं समान। वर्ग में दोनों विकीर्ण बराबर होते हैं, बल्कि समचतुर्भुज में दोनों विकीर्ण बराबर नहीं होते हैं, वो आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। ये चीज ध्यान रखनी, अलग किया वही ध्यान रखना, सेम सेम तो ध्यान नहीं रखना। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकीर्णों का गुणनफल 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायनेगल। बस यही करना है, यानी दोनों विकिरणों का गुणनफल। एक विकिरण आपको अगर 18 दे रखा है, इधर वाला आपको 9 दे रखा है, तो दोनों का गुणा करके डिवाइड बाई 2 कर देना है, यानी आपको विकिरणों का गुणनफल इधर रखना है। आकृति से समझने का प्रयत्न करें, विकिरणों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब समझते हो, गुणा दोनों का। तीसरा है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो बहुत आसान है भाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में अगर मैं 2 का भाग दे दूं तो मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप ऐसे करो, त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 से गुणे करवा दो, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या बचेगा, आधार इंटू ऊंचाई। वही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। और क्या होता है, देखो, आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई। अगर आपको समांतर चतुर्भुज के बारे में नॉलेज है तो ट्राइंगल का क्षेत्रफल निकाल सकते। देखो ये पूरा समांतर चतुर्भुज अगर अपन मान ले, वैसे बनता ऐसे है समांतर चतुर्भुज कि एक लाइन इस टाइप जाती है, एक लाइन को इधर से स्टार्ट करते हैं और फिर इस वाली को इस वाली से मिला देता है, इस वाली, ये वाली साइड इसके इक्वल होती है। समांतर चतुर्भुज आई से रिलेशन रखता है, किससे रखता है, समचतुर्भुज वर्ग से रिलेशन रखता है। समांतर चतुर्भुज किससे रिलेशन रखता है, आई से रखता है। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, अपोजिट साइड आर इक्वल। तो समांतर चतुर्भुज में भी क्या होगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर। आगे देखो, और ये वाली दोनों बराबर, विकर्ण डाल दो, वो 2 ही होते हैं। एक चीज मैं आपको इस क्लास के एंड में बताऊंगा कि कोई भी बहुभुज होता है, जैसे अपन 3-4 भुजाओं का ये कोई शेप बना लेते हैं, अगर 5, 6, 7, 8, 9, 10 भुजाओं की कोई शेप है और आपसे पूछ लिया कितने विकिरण खींच सकते हैं, तो मैं तरीका बताऊंगा आपको, वो तरीका फॉलो करना है, 100% आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा। पता है ना आपको, आधार इंटू ऊंचाई पूरा क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। और अगर त्रिभुज का निकालना है तो त्रिभुज कितने बन रहे हैं, एक तो ये है हमारा, जैसे एक विकिरण को मैं अगर रब कर दूं तो बाद की बात है, एक ये है और एक ये, वैसे आकृतियां गिननी है तो त्रिभुज बहुत सारे बन सकते हैं, तो इसका हाफ कर दो आप, तो क्या आ जाएगा, त्रिभुज। और लास्ट और फाइनल फॉर्मूला हमारा है समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज की आकृति कैसी होती है, देखो, समलम चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। एक युग्म क्या होता है, समांतर। दोनों युग्म समांतर नहीं होते हैं, एक युग्म समांतर होता है। मैं अलग पेन से आपको आकृति बना रहा हूं, इससे देख लो आप, इस, चलो, भुजाओं का एक युग्म क्या होता है, बराबर होता है। एक भुजा छोटी होती है ऊपर वाली, चाहे नीचे वाली मान लो, और एक भुजा बड़ी होती है। फिर उन भुजाओं को आपस में मिला दे तो ये वाली आकृति आपके समलंब चतुर्भुज की बन जाती है। ये वाली लाइन आपके हाइट का काम करेगी और ये वाला भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। यहां से लेकर समांतर का मतलब है कि दोनों लाइनें आपस में बराबर है या नहीं है, लेकिन उनके बीच की दूरी क्या है, समान होती है। बीच की दूरी समान होती है। ये मत समझना कि समांतर का मतलब लाइनें बराबर भी होती हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है दोनों बराबर है तो समांतर हो सकती है, बट अगर लाइनें असमान लंबाई की हो तो वो समांतर हो सकती है। क्लियर। इसका फॉर्मूला थोड़ा बड़ा होता है। फॉर्मूला क्या होता है, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इधर देखो, 1/2 इंटू, सब में 1/2 ही है, समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन कौन सी है, देखो ये और ये हैं।
समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी बोलो या फिर आप ऊंचाई बोल दो, बीच की दूरी बोलो या फिर ऊंचाई बोल दो। तो समांतर भुजाओं का योग यानी इन दोनों भुजाओं का आप प्लस कर दो, मैं नाम दे दूं ए बी और सी डी, क्योंकि हिंदी की लैंग्वेज लिखने में थोड़ी तकलीफ आ जाएगी, ऐसे ही लिखते हैं, दोनों भुजाओं को प्लस कर देते हैं, ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट को बोल देंगे ए सी। ये वाला फॉर्मूला होता है समलंब चतुर्भुज का, बड़ा फॉर्मूला है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी। आप 3-4 बार रिवाइज कर लेना, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाए। अब मैं बताता हूं बहुभुज में विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। इधर देखो, अपन क्लास 8 में पढ़ते हैं, जैसे चतुर्भुजों को समझना, चैप्टर नंबर 3 की बात कर ले क्लास 8 के, उसमें क्या होता है कि एक उत्तल अवतल बहुभुज, उत्तल बहुभुज, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो आकृति में विकर्णों को कैसे गिना जाता है, मैं कोई एक शेप इस टाइप से पढ़ा रहा हूं, देखो जैसे कोई एक अष्टभुजाकार आकृति है, कैसी आकृति है, अष्टभुजाकार आकृति है, उसमें से विकिरण काउंट करने किस टाइप से करोगे। इधर देखो अष्टभुजाकार है तो मुझे 8 भुजाएं बनानी होगी, 1 2 3 और ये हो गई 4, क्लियर, ये हो गई 5, रफली बन रहा है, थोड़ा आप समझने का प्रयत्न कर लेना, क्लियर। अरे देखो थोड़ा डार्क कर रहा हूं मैं इसको, या इस पेन से देख लो आप, 1 2 3 4 5 8 भुजें बनानी है, यानी अष्टभुज के बारे में बात कर रहे हैं। अष्टभुज में कितने विकिरण आ सकते हैं, मैं एक चीज आपको बता दूंगा काउंट कैसे किया जाए, फिर भले 10 भुज हो चाहे 6 भुज हो, यानी 6 भुज हो या 4 भुज हो, चतुर्भुज हो, कहने का मतलब ये है आप काउंट कर सकते हैं। अब नंबर इस टाइप से आ सकता है, अब नंबर इस टाइप से आ सकता है, इन दोनों को नीचे क्लोज कर देते हैं। अब देखो, देखो शीर्ष कितने हैं, आप शीर्षों के बारे में समझते हो, आप घन और घनाभ जब पढ़ोगे ना, तो मैं आपको अच्छी तरीके से एग्जांपल देके, बड़े बड़े रूम के बक्से के एग्जांपल देके शीर्षों को समझने का प्रयत्न करो। शीर्ष क्या होता है, आप मारवाड़ी में बोलते हैं कोना, क्या बोलते हैं, कोना, खुणा, वो होते हैं शीर्ष। इधर देखो, कभी आप अपने रूम में शीर्षों को काउंट करना, 8 शीर्ष होते हैं, रूम में 8 शीर्ष होते हैं, इधर कितने देख लो, ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्लियर। अब देखो विकिरण खींचते समय आपको ये काम करना है कि अगर मैं ये वाला शीर्ष ले रहा हूं, मैं नंबरिंग कर रहा हूं ए बी सी डी ई एफ जी और एच, अगर मैं ए शीर्ष से कोई विकिरण खींच रहा हूं तो ए शीर्ष के आसन शीर्षों को छोड़ना। अब आसन वर्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया, आसन का मतलब साइड वाले जो उसके पड़ोसी है उनको छोड़ दो, बाकी सबको आपस में मिला दो। आसन का मतलब सीधा सा है, उसके पड़ोसियों को छोड़ दो, यानी ए के पड़ोसी कौन है, ए का पड़ोसी बी है और एच है, तो बी को एच को कुछ कहना है नहीं, बाकी सबको मिला दो। तो मैं अलग अलग पेन से करेंगे, देखो ए को सी से मिला दो, ए को डी से मिलाना है, ए को डी से मिला दो, ए को ई से मिला दो आप, और ए को एफ से भी मिला दो, पड़ोसियों को छोड़ दो, क्लियर। देखो फर्स्ट स्टेप मेरा क्लियर हो गया, और स्टेप फर्स्ट में मैंने कितने विकिरण खींचे, स्टेप फर्स्ट के अंतर्गत मैंने विकिरण खींचे कुल मिला के 1 2 3 4 और 5, कितने हो गए देखो कुल, अभी काउंट करेंगे। आगे देखो, अलग पेन लेते हैं, इधर देखो, अब अगर 20 शीर्ष काम कर रहे हैं तो इसका पड़ोसी सी है और ए को मुझे नहीं मिलाना, बाकी सबको मिला दो, तो बी से मिला दो, ई से मिला दो, एफ से मिला दो, जी से मिला दो और एस से मिला दो, क्लियर। अब देखो कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, कितने हैं 5, इधर भी 5 आए मेरे सेकेंड बार भी। आगे देखो, आगे मेरे हैं सी की बारी, किसकी बारी है, और पेन चेंज कर लेते हैं, नया ले लेते हैं कोई इस टाइप का हाइलाइटर, व्हाइट ही लेता है, चलो ये वाला लेता हूं, सी, सी का पड़ोसी कौन है, डी है और बी है, बाकी सबको मिला दो, देखो डी को बी को कुछ नहीं कहना, इसको मिला दो, और जो ऑटोमेटिकली मिले हुए हैं उसको तो कुछ कहना है ही नहीं, 3 टाइम्स, इधर हो गया 4 टाइम्स, ये तो ऑटोमेटिकली मिला हुआ है, कुछ कहना है ही नहीं। देखो कितने आए,
1 2 3 4, अब कितने आ गए 4। अब देखो डी पे काम शुरू कर दो। डी से देखो, डी के लिए हम सी को और ई को भूलना पड़ेगा, बाकी सबको मिलाओ। 1 बार, 2 बार, फिर देखो 3 बार, और तो सब मिले हुए हैं, ये भी मिला हुआ है और ये भी। 3 बार, कितने आए 3। आगे बढ़ो, अब ई पे काम शुरू कर दो। ई के लिए मुझे एफ को और डी को भूलना पड़ेगा। ई से शुरू करो। ई के लिए एफ को नहीं मिलाना और डी को भी नहीं मिलाना। देखो ई से 1 बार ये, और 1 बार ये 2, ये भी मिला हुआ है, ये भी मिला हुआ है, ये भी 2 बार। कितनी बार आया 2 बार। अब देखो एफ पे चले जाओ। एफ के लिए मुझे इसको और इसको भूलना पड़ेगा, बाकी सबको मिलाओ। देखो एफ से सबसे पहले नंबर लगता है इसका 1 बार, फिर देखो ये मिला हुआ है और ये भी मिला हुआ है, ये भी मिला हुआ है, ये भी मिला हुआ, तो एक ही बार मैंने मिलाया है। आगे बढ़ो, एफ के बाद जी। जी के लिए मुझे एफ को और एच को भूलना पड़ेगा। जी से देखो, जी के लिए ना तो इसको मिलाना ना इसको मिलाना। जी से देखो, यहां से ये मिला हुआ, ये भी मिला हुआ है, ये भी मिला हुआ है, ये भी मिला हुआ है, ये भी मिला हुआ। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। आगे बढ़ो, एच से देखो, इसको इसको भूल जाओ। फिर एच से भी वही बात है, देखो यहां से देख लो, वापिस सेम रिपीटेशन हो रहा है। इधर से देख लो, इधर से देख लो, इधर से देख लो, इधर। फिर ए पे आ जाओ। ए पे हमने काम कर दिया सर्वप्रथम ही, बी से किया, तो ए से देख लो। ए से देखो सारी चीजें मिली हुई है, इसको इसको छोड़ना है, बाकी देखो। अब देखो विकिरण कितने हैं, ये हमारे विकिरणों का जिक्र कर रहा है कि टोटल हमने कितने खींचे। अगर आप ऐसे ही खींच लोगे तो कभी काउंट नहीं कर सकते कोई भी। अगर आपको मैं ऐसी नकल दे दूं कि भाई ये शेप रही और इसमें से तू विकिरण काउंट करके बता दे, तो कभी काउंट नहीं कर पाओगे। सिर्फ तरीकेबद्ध तरीके से ही आप काउंट कर पाओगे। प्लस कर दो, देखो 5 और 5 10, 14 14 और ये 1 ऐड कर दो, 15 15 और 5 हो गए टोटल 20। यानी कोई भी ऐसी आकृति जिसमें अगर 8 भुजाएं हैं वो भी समबहुभुज के रूप में होनी चाहिए, यानी सभी भुजाओं की शेप साइज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो उसमें हम 20 विकिरण खींच सकते हैं। आप प्रैक्टिस कर सकते हो, 6 वाली आकृति बना लेना, 10 वाली बना लेना, 12 वाले बना लेना, सब में अलग अलग विकिरणों की संख्या आई। अगर आप मान ले सामान्य तौर पर अगर मैं चतुर्भुज लेता हूं, चतुर्भुज में 2 विकिरण खींच सकते हैं। मैं वेरीफाई करके बताता हूं आपको, बस चीज सत्य है या असत्य। देखो मैं अगर चतुर्भुज लेता हूं, चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 4 होती हैं। अगर हम विकिरण खींचना शुरू करें, अगर हम विकिरण खींचना शुरू करें तो मैं ए बी सी डी से नंबरिंग करूंगा। ए को भूलना, ए के लिए क्या करना, डी को और बी को भूलना है, तो किसको मिला सकते हैं, एक ही को मिला सकते हैं। अब इधर देखो, बी के लिए इसको और इसको भूलना है, तो किसको मिला सकते हैं, इसको नहीं मिलाना, इसको भी नहीं मिलाना, तो डी को मिला सकते हैं। अब देखो सी में मिला हुआ है, तो अधिकतम विकिरण कितने हो सकते हैं, 2 ही तो हो सकते हैं। बस बहुत सारी चीजें आज डिस्कस की, कुछ फॉर्मूलों के बारे में, इस टाइप के सवालों के बारे में। ये सवाल बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, और बाकी रेखाएं और कौन से संबंधित सवालों के बारे में ही विस्तृत अध्ययन कर लिया। आज हमारी ये यूनिट जो 3 या 4 है उसका फर्स्ट हेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। कल नई हेडिंग के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अब वीडियो को मैंने शुरुआत क्लास शुरू होने से पहले भी बता दिया आपको कि भाई वीडियो को क्या करना है, शेयर करो, चाहे खुद देखने से पहले शेयर कर दो। आप सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, नए हैं तो उनको भी बोलो कि भाई चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और कमेंट करते रहो ताकि हमें हमारी गलतियों का एहसास हो सके, क्या कमी रही पढ़ाने में वो भी आप बताते रहते हो। क्लियर? राम राम, धन्यवाद।